नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको जैसा कि डिस्क्लेमर दे दिया था कि जो अगली क्लास होगी वो किसकी होगी, भारत के महान्यायवादी की होगी। हम कार्यपालिका को पूरा एक साथ पढ़ रहे हैं, जिसके क्रम में हमने सबसे पहले जो कार्यपालिका का प्रमुख है उसको पढ़ा, यानी कि राष्ट्रपति को पढ़ा। उसके बाद में उपराष्ट्रपति को पढ़ा, फिर प्रधानमंत्री को पढ़ा। अब मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी दो बचे हुए हैं जिनको हमें कार्यपालिका में पढ़ना है। इस क्लास में हम महान्यायवादी पढ़ेंगे और उसके बाद में मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे, ठीक है। तो महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या है, कौन है, कैसा है, ये सारी चीज़ आपको समझना है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका में कौन कौन होता है। वो कार्यपालिका काम क्या है, जो केंद्रीय कार्यपालिका उसका काम ये है कि पूरे देश का क्रियाकलाप कैसे चलेगा वो वही लोग तय करते हैं जो कार्यपालिका में होते हैं, ठीक है। तो कार्यपालिका में आपने देखा था कि राष्ट्रपति है जो उसका हेड है और सो कॉल्ड मुखिया भी है। दूसरा उपराष्ट्रपति है, तीसरा आपने देखा था कि प्रधानमंत्री है, उसके बाद आपने देखा था कि मंत्रिपरिषद है, और इसके अलावा आपने देखा था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हैं कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, ठीक है, जिसमें आपने ये पढ़ लिया है। ये दोनों पढ़ना है, ये हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसको संविधान में अनुच्छेद 76 के तहत दर्ज किया गया है, जो कि संविधान के भाग 5 का पार्ट है, ठीक है। किसका? संविधान के भाग 5 का पार्ट है। इस भाग को संघ कहा जाता है, ठीक है, यूनियन। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक महान्यायवादी होगा, इतनी सी बात कही हुई है, और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, भारत का एक महान्यायवादी होगा और उसकी एक नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। तो देखिए, जो महान्यायवादी है ये सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। क्या होता है? सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। यह देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। कई बार ये सवाल आपको कंफ्यूज करता है। जैसे सवाल पूछ लिया कि निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है, उसमें CJI लिखा रहेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कानून मंत्री लिखा रहेगा, ठीक है, केंद्र का कानून मंत्री, या लिखा रहेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये लिखा हुआ आपको मिल सकता है। वहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है यार नियम कानून और इस सब की बात तो सुप्रीम कोर्ट करता है ज़्यादा, तो लोग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लगा के चले जाते हैं और गलत हो जाता है। न्यायपालिका कार्यपालिका से बिल्कुल अलग है और विधायिका से भी अलग है, सब सेपरेट है। एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर है, कुछ ना कुछ उनका संबंध एक दूसरे से जरूर है, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। और न्यायपालिका को अलग रखा इसीलिए गया है कि जो न्याय हो वो बाध्य ना हो या उस पर किसी का प्रभाव ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा कि सर्वोच्च अधिकारी कौन है कानून का, तो कौन होगा? वो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। अब इसकी नियुक्ति और कार्यकाल की बात करते हैं। नियुक्ति और कार्यकाल, ठीक है, नियुक्ति और कार्यकाल। नियुक्ति, तो सबसे पहले हम नियुक्ति पढ़ते हैं, उसके बाद कार्यकाल का देखेंगे।
तो देखिए, राष्ट्रपति जब किसी की नियुक्ति करता है तो सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो आप एक लाइन में लिख लेंगे कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, यानी कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान में कहीं पर भी महान्यायवादी के नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए ये मेंशन नहीं है। बस चूंकि वो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है और कार्यपालिका का जो हेड है वो राष्ट्रपति है, तो ये रिवायत है कि राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल का मतलब होता है कि वो कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। तो संविधान ने कुछ भी इस पर निश्चित नहीं किया है। तो लिखेंगे कि आप इसमें कि संविधान इस पर मौन है। कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है कि वो कितने समय तक रहेगा। ठीक है, कई लोग गलती में हो सकता है 6 वर्ष से 5 वर्ष लगाते हों। ठीक है, तो वो गलत है। महान्यायवादी का कोई टर्नओवर नहीं होता है, टेन्योर नहीं होता है। वो तब तक पद पर रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, पद पर रहता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। ठीक है, यानी कि कोई इसका परिभाषित टेन्योर नहीं है कि तुम्हें 5 साल रहना है, कि 6 साल रहना है, कि 4 साल रहना है। लेकिन इसमें एक रिवायत है। देखिए, जहाँ पर नियम कानून नहीं है वहाँ पर परंपराएं हावी हो जाती हैं। तो एक परंपरा ये है कि जिस सरकार ने महान्यायवादी की नियुक्ति की है, जैसे ही उसकी सरकार जाती है या लोकसभा विघटित होती है तो महान्यायवादी स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे देता है। एक रिवायत है। क्योंकि जैसे मोदी जी ने मान लीजिए किसी को महान्यायवादी बनाया, तो जो अगली सरकार आएगी वो उनको नहीं बनाएगी। और इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि होता क्या है कि पूरे सरकार का ये वकील होता है। सरकार के तर्क कोर्ट में रखता है, राज्यों में रखता है, संसद में रखता है। कुल मिलाकर के सरकार का एक कानूनी प्रवक्ता के रूप में ये काम करता है। तो जो दूसरी सरकार आएगी, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि उसे पसंद नहीं करेगी और उसे इसीलिए एक नियम बना दिया गया, या इसे कहें कि परंपरा है, एक रिवायत है कि सरकार के साथ साथ ये इस्तीफा दे देता है। तो उसको भी आप लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे। यह सरकार के गिरने के साथ ही त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, तो इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर और समझिए आप। जैसे कुछ पद ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है लेकिन उनका कार्यकाल निर्धारित है। ठीक है, कि वो उतने वर्ष तक रहते हैं। जैसे आपके जो प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री क्या है कि खुद ही सलाह देता है राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री के जो मंत्री लोग होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं। अब होता क्या है कि वो जो है 5 साल रहते हैं, अमूमन रहते हैं। कई बार बदलाव भी होते हैं, जैसे कि बदलाव हो रहे हैं, हमेशा होते रहते हैं। या राज्यपाल, तो राज्यपाल भी अमूमन 5 वर्ष रह जाते हैं, कई बार वो कम ही रह जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो प्रसाद पर्यंत है वो 5 वर्ष ही रहें या 3 वर्ष ही रहें या 2 वर्ष ही रहें या कभी भी हट जाए, ऐसा नहीं होता है। एक जो है कह सकते हैं कि एक राजनीतिक समीकरण होता है जिसके तहत वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये है भारत का महान्यायवादी। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि जो इनके कार्य हैं और इनकी शक्तियाँ हैं वो क्या क्या हैं, ये किस प्रकार भारत के एक वकील के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। इससे सवाल जरूर आते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि
इसका जो है जो दायरा है वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका में भी जाता है, विधायिका से भी जुड़ा होता है और कार्यपालिका में तो है ही है। ठीक है, इसलिए सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे महान्यायवादी के कार्य की, शक्ति की, और थोड़ी सी इस पर भी बात करेंगे कि इसके नियुक्ति के पीछे क्या किसी को भी उठा करके इसकी नियुक्ति कर दी जाती है, ऐसा नहीं है। तो उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सवाल, संदेह, राय को भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।